इग्नू के बीए फिलॉसफी के एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। नीति शास्त्र को दर्शन शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव या घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना गया एक विषय के रूप में, एक विधा के रूप में दर्शन शास्त्र के मूलतः 3 अलग-अलग आयाम होते हैं। मेटाफिजिक्स, जिसे हम तत्व मीमांसा के रूप में जानते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम लोग ज्ञान मीमांसा के रूप में जानते हैं, और एथिक्स, जिसे हम नीति शास्त्र के रूप में जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये तीनों अलग-अलग पक्ष क्या, कैसे और क्यों के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। वस्तुएं या सत्ता क्या हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, इसकी परिचर्चा हम लोग तत्व मीमांसा में करते हैं, जिसमें हम लोग सार तत्व एसेंस को पहचान को प्राप्त करने का माध्यम क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी और प्रमाण क्या होंगे, इस बात की चर्चा हम लोग ज्ञान मीमांसा में करते हैं। लेकिन प्राप्त किए गए ज्ञान की व्यावहारिकता, उसकी प्रासंगिकता और उसका उपयोग क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका मापदंड क्या होगा, इस प्रकार की चर्चाएं हम लोग नीति शास्त्र में करते हैं। नीति शास्त्र केवल दर्शन शास्त्र की ही नहीं, बल्कि सामान्य लोक व्यवहार का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। समाज को व्यवस्थित, अनुशासित और संयमित बनाए रखने के लिए कुछ मापदंड अनिवार्य होते हैं और इन मापदंडों, इन परिकल्पनाओं, इन सिद्धांतों की परिचर्चा हमें नीति शास्त्र में प्राप्त होती है। तो जब भी हम नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे सामने एक एक व्यवस्थित परिभाषा आती है, एक डिस्टिंक्ट डेफिनेशन आती है और ये परिभाषा मैं जे मैकेंजी से ले रहा हूं, जिन्हें सर्वस्वीकार्य माना जाता है, कम से कम नीति शास्त्र के क्षेत्र में। तो जे मैकेंजी एथिक्स को डिफाइन करते समय कहते हैं, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्ट, अर्थात अच्छे और बुरे आचरण के मध्य विभेद करने के अध्ययन को नीति शास्त्र कहा जाता है। ये परिभाषा वैसे तो बड़ी चित्ताकर्षक और लुभावनी है, लेकिन इसमें कुछ अन्य प्रश्न छुपे हुए होते हैं। अच्छे और बुरे का विभेद हम किस प्रकार करें? और जे मैकेंजी कंडक्ट यानी आचरण की परिचर्चा क्यों कर रहे हैं, कार्य की क्यों नहीं कर रहे, व्यवहार की क्यों नहीं कर रहे? और नीति शास्त्र अगर एक अध्ययन है तो इसका व्यावहारिक पक्ष क्या होगा? तो सिलसिलेवार एक-एक करके इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला, एक नीति शास्त्री सदैव आचरण की बात क्यों करता है, कंडक्ट की बात क्यों करता है, कार्य या व्यवहार की चर्चा क्यों नहीं करता? सो हाउ इज अ कंडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन एक्शन, अ वर्क और अ बिहेवियर? तो इसका उत्तर देते समय यह माना गया कि किसी भी कार्य को आचरण कहे जाने के लिए उसे 3 पूर्व मान्यताओं को संतृप्त करना होगा, संतुष्ट करना होगा। ये 3 पूर्व मान्यताएं कौन सी हैं? नंबर 1, उस आचरण या कार्य विशेष में आपके पास विकल्पों की उपलब्धता अनिवार्य है, अर्थात you are supposed to have some options while performing any particular action. उदाहरण के लिए, आप लोगों से परिचर्चा करते समय अगर मुझे बीच में खांसी आ जाए, छींक आ जाए, तो क्या आप मुझे एक बुरा इंसान कहेंगे? संभवतः उत्तर होगा नहीं। लेकिन अगर आपसे बात करते समय अचानक मैं कुछ और कार्य करने लगूं, तो क्या आप मुझे बुरा इंसान कहेंगे? क्या आप मुझे गैर जिम्मेदार कहेंगे? जवाब है हाँ।
तो हमने पाया कि खांसी आए, छींक आए, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, जिसमें मेरे पास कभी भी ये विकल्प नहीं होता कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं। तो ऐसे कार्य को हम लोग विकल्पहीनता के कारण नैतिक परिप्रेक्ष्य में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन दूसरा उदाहरण, जिसमें मेरे पास ये विकल्प था कि मैं आपके साथ परिचर्चा करूं या कोई दूसरा कार्य करूं, तो विकल्प होने के कारण हम इसे आचरण कह सकते हैं और तब इसके ऊपर अच्छे या बुरे होने के गुण को आरोपित किया जा सकता है। नंबर 2, केवल विकल्पों का होना ही पर्याप्त नहीं होता। विकल्पों के मध्य स्वतंत्र चुनाव करने का अधिकार और सामर्थ्य होना भी अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, मैं कोई कार्य करूं जिसमें करने और ना करने का विकल्प मेरे पास था, लेकिन अगर मुझे कोई धमकी दी गई कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये चीजें हो सकती हैं। अब दिखने को तो मेरे पास विकल्प है, लेकिन वास्तविकता में मेरे पास विकल्प नहीं है, तो ये भी आचरण नहीं बन पाएगा। पुनश्च आचरण कहे जाने के लिए उस कार्य में हमारे पास विकल्पों का होना और उन विकल्पों के मध्य स्वतंत्र चुनाव करने का अधिकार होना अनिवार्य है। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा। कल्पना करें कि मेरे और आपके बीच में बात चल रही है और बात चलते चलते आप अपना बड़ा ही सुंदर सा चश्मा टेबल पर रखकर भूल गए, या आप अपना पर्स टेबल पर रख के भूल गए। मेरे पास विकल्प है कि मैं आपका पर्स, आपका वॉलेट आपको लौटा दूं या उसे पैसों सहित अपने पास रख लूं। ये संकल्प की स्वतंत्रता और विकल्पों की उपलब्धता को दर्शाता है। लेकिन स्मरण रहे, अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और मैं भूख से परेशान हूं और अगर मेरे सामने पर्स रख दिया गया और मैंने उसमें से एक नोट निकाल करके कुछ खा लिया, तो यहाँ पे वास्तव में मेरी सकल संकल्प की स्वतंत्रता कार्य नहीं कर रही। कहने का आशय ये है कि हमारे पास स्पष्ट रूप से विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से चुनाव का अधिकार होना चाहिए, तभी आप उसे आचरण कह करके बुलाओगे। So these are the first two postulates. Number one, there should be availability of options, and number two, there should be freedom of choice. इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन भी होती है, जिसमें यह माना जाता है आपके द्वारा किए जा रहे कार्य का कुछ ना कुछ प्रभाव, चाहे सकारात्मक या फिर नकारात्मक, अन्य लोगों के ऊपर भी पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसका समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो जे मैकेंजी के अनुसार वो आचरण नहीं कहा जाएगा, वो मात्र एक कार्य बनकर रह जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने व्याख्यान के बाद अपने घर पहुंचता हूं और अपने कमरे को बंद करके और हेडसेट लगा करके संगीत को सुनने लगता हूं, तो क्या ये अच्छा कार्य है या ये बुरा कार्य है? वस्तुतः हम मंथन करें तो पाएंगे, ना तो आप इसे अच्छा कार्य बोल सकते हो, ना ही आप इसे बुरा कार्य बोल सकते हो, क्योंकि ये ना तो नैतिक है, ना ही अनैतिक है, ये तो निर्नैतिक है। It is neither moral nor immoral, it is amoral. लेकिन अगर मैं अपने घर के अंदर घुसकर उसी संगीत को एक बड़े से म्यूजिक सिस्टम पर फुल वॉल्यूम में सुनने लगूं, जिससे मेरे पड़ोसियों को कुछ असुविधा होने लगे, उनके कार्य में व्यवधान होने लगे, तब ये नैतिक कार्य कहा जाएगा, तब ये आचरण बन जाएगा और तब आप मुझे अच्छा या बुरा कह पाओगे। एक और उदाहरण, कल्पना करें कि आपका छोटा भाई, बहन या कोई भी छोटा बच्चा आपके पास आए और आपके गाल पर एक चपत लगाकर की बात को, उसके कार्य को नजरअंदाज कर देंगे।
आप उसके इस कार्य की वजह से बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ये मानना है कि इस छोटे से बच्चे के पास अभी फ़िलहाल वो चुनाव का सामर्थ्य और वो समझ विकसित नहीं हुई है कि हम उसके कार्य को अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकित करें, इवैल्यूएट करें। तो ये निर्नैतिक कार्य है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई वयस्क व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति आपके पास आए और आपके गाल पर चपत लगाकर चला जाए, तो निश्चित रूप से ये एक बुरा आचरण है, आपको बुरा लगेगा, संभवतः आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी करोगे और आप इस व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है, बच्चे के पास संकल्प की स्वतंत्रता और समझ नहीं थी, लेकिन बड़े व्यक्ति के पास तो है या फिर होनी चाहिए। तो आप उस बड़े व्यक्ति के समान कार्य को अच्छा और बुरा कह सकते हो, लेकिन उस बच्चे के समान कार्य को अच्छा और बुरा नहीं कहोगे। तो इस प्रकार हमने देखा, आचरण कहे जाने के लिए विकल्पों की उपलब्धता, संकल्प की स्वतंत्रता और दूसरों के ऊपर इसके प्रभाव का पड़ना अनिवार्य माना गया। ऐसे कार्य, ऐसे व्यवहार को ही हम आचरण कहते हैं और तभी ये ऐसे आचरण का अध्ययन ही नीति शास्त्र का कार्य होता है। दूसरा प्रश्न, हम किसी भी आचरण को अच्छा या बुरा भला क्यों कहते हैं? उसका क्या कारण है? उसका स्रोत क्या है? तो अगर मैं आप लोगों से कल प्रश्न पूछूं कि सदा सत्य बोलो या फिर झूठ मत बोलो, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या ये शुभ कथन है या ये अशुभ कथन है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से सभी लोग बिना एक भी अपवाद के इस बात को स्वीकार करेंगे कि सदा सत्य बोलो ये एक शुभ कथन है। इट इज अ गुड स्टेटमेंट एंड वी ऑल शुड अबाइड बाय दैट। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। लेकिन एक दार्शनिक के तौर पर मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको कैसे पता चला कि सत्य बोलना एक अच्छी बात है? और शायद आपको ये प्रश्न महत्वहीन लगे, निरर्थक लगे और आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये काम करता है, हर कोई ये बात बोलता है और इसलिए मैं भी बोलता हूं कि सदा सत्य बोलो। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, हर कोई जिस कार्य को करे, ये उस कार्य के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता। कभी-कभी पूरा समाज भी गलत कार्य कर रहा होता है, लेकिन पूरे समाज के करने की वजह से वो कार्य उचित तो नहीं हो जाता, सही तो नहीं हो जाता, शुभ तो नहीं हो जाता। तो मैं पुनः आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, झूठ बोलना पाप है? ये अच्छा कथन, नैतिक कथन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला? तो अंततोगत्वा आप कहोगे, ये बात मैंने अपने दादा-दादी से या नाना-नानी से सीखी या मैंने उनको ये करते हुए, कहते हुए सुना और अब मैं भी इसका पालन कर रहा हूँ। तो पुनः एक दार्शनिक के तौर पे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आपके दादा-दादी, आपके नाना-नानी को किसने बताया कि सदा सत्य बोलो या फिर झूठ बोलना पाप है? निश्चित रूप से आप कहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद उनको उनके दादा-दादी या नाना-नानी ने ये बात बताई होगी। लेकिन इस प्रकार तो एक अनावस्था दोष पैदा हो जाएगा, तो हमें कहीं न कहीं तो आरंभ बिंदु पर पहुँचना पड़ेगा। इस प्रकार ये माना गया कि एथिक्स की उत्पत्ति ईथोस से होती है, जिसका मतलब होता है परंपराएँ, संस्कृति या हमारा ऐतिहासिक अनुक्रम। मोरालिटी का आरंभ मोर्स से माना गया, जिसका मतलब भी यही होता है कल्चर, ट्रेडिशन या फिर रिचुअल। इसका एक और शाब्दिक अर्थ भी होता है। ऐसा माना जाता है, एथिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक टर्म एथिका से हुई
और मोरालिटी शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन टर्म मोरैस से हुई। यहाँ पर एथिका का मतलब उस चिपचिपे पदार्थ से है जो पेड़ों की छाल से तब निकलता है जब आप उनकी छाल को छीलने का प्रयास करते हो। When you try to peel the bark of certain trees, then a sticky substance oozes out of the bark of the tree. इस पदार्थ का इस्तेमाल प्राचीन काल में चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता था। अभी भी अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका अनुभव हुआ होगा। तो वो चिपचिपा पदार्थ जिसका उपयोग अनेकानेक विभिन्न स्वभाव की वस्तुओं को एक दूसरे से चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल एक बढ़ई लकड़ी का काम करते समय करता है, उसे एथिका का नाम दिया गया। इसी से एथिक्स बना, अर्थात वो नियामक तत्व जो समाज को अनुशासित रखें, व्यवस्थित रखें, संयमित रखें, सीधे शब्दों में कहूं तो एक दूसरे से जोड़कर, चिपका कर रखें, उसे हम नीति शास्त्र कहेंगे। मोरैस का भी यही अर्थ होता है। लैटिन भाषा में मूल तत्व के रूप में अगर हम देखें तो मोरैस उस रस्सी को कहते हैं जो कि लकड़हारा कुल्हाड़ी के साथ लेकर वनों में जाता है। जब वो लकड़ियों को काट लेता है तो उन लकड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए, संयमित करने के लिए उसे एक रस्सी के टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो उन लकड़ियों को बांध कर एक गट्ठर बना सके और फिर अपने कंधे पर लाद कर वापस घर आ सके। उस रस्सी के टुकड़े का कार्य मात्र इतना है कि अनेकानेक लकड़ियों को व्यवस्थित करे, अनुशासित करे, बांध कर रखे। इसी प्रकार नैतिकता का उपयोग या प्रासंगिकता भी ये है कि ये समाज के अनेकानेक सदस्यों को एक साथ बांध कर रखने, अनुशासित करने, संयमित करने और व्यवस्थित करने का प्रयास मात्र है। तो हमको पता है कि नैतिकता एक सामाजिक अध्ययन है, क्योंकि समाज में ही अन्य की संकल्पना आती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर आता है और तभी हम आचरण की परिचर्चा करते हैं। यहाँ पर भारतीय संदर्भ की एक परिचर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे धर्म का आशय नैतिकता से ही होता है और हमारी नैतिकता निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध को निर्धारित करती है। भारतीय संदर्भ में एक छोटा सा परिवर्तन हमें प्राप्त होता है कि जहां पे पाश्चात्य संदर्भ में ये माना गया कि नैतिकता सदैव दूसरे के संदर्भ में ही होगी, रॉबिन्सन क्रूसो की अपनी कोई भी नैतिकता नहीं होगी क्योंकि वो एक आइलैंड, एक टापू पर अकेले रहता है। ये पाश्चात्य समझ है, जबकि भारतीय समझ में, भारतीय संदर्भ में ये माना जाता है अकेले व्यक्ति की भी नैतिकता होगी। हालांकि उस नैतिकता का संदर्भ बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन नैतिकता समाप्त नहीं होगी। तो अगर मैं अकेले भी हूं, अगर कोई भी मुझे नहीं देख रहा, अगर मेरे कार्य का किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी आप उसका नैतिक मूल्यांकन कर सकते हो, क्योंकि कर्म, ऋत, अपवर्ग, अपूर्व या अदृष्ट नामक नियम फिर भी उसके ऊपर कार्य कर रहा है और फिर भी हम लोग कृतप्रनाश और अकृतव्य उपगम जैसे सार्वभौमिक नियमों से संचालित हो रहे हैं। तो ये छोटा सा परिवर्तन है, अन्यथा चाहे पाश्चात्य संदर्भ हो, चाहे भारतीय संदर्भ हो, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, नैतिकता को सदैव एक अनिवार्य दार्शनिक परिचर्चा के रूप में स्वीकार किया गया। अब अगला प्रश्न ये पैदा होता है, नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी? कई लोग इस बात को लेकर के काफी असमंजस में रहते हैं कि क्या नैतिकता और नीति शास्त्र एक ही चीज है? Whether morality and ethics are the same or are they distinct?
या फिर ये अलग हैं? और अगर अलग हैं भी, तो इस अलग होने, इस विशिष्टता का स्वरूप क्या है? हम उसे किस प्रकार समझें? क्या नीति शास्त्र पढ़ना इस बात की गारंटी है कि हम नैतिक बन जाएँगे? उत्तर है नहीं। नीति शास्त्र पढ़ना इस बात की बिल्कुल भी निश्चितता नहीं बनाता कि आप नैतिक बन जाओगे। इस बात की भी संभावना है कि मेरे एथिक्स के क्लास को पढ़ने वाले अधिकांश लोग जो टॉप कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, अपने सामाजिक लोक व्यवहार में वो बहुत ही अनैतिक हों, बहुत ही बुरे कार्य करें। ऐसा हो सकता है कि मेरा वो स्टूडेंट जो एथिक्स की क्लास में टॉप कर रहा है, उसे मैं सड़क पर किसी गरीब व्यक्ति, किसी मज़दूर के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखूँ। तो नीति शास्त्र तो उसने समझ लिया, लेकिन नैतिकता को वो अपना नहीं पाया। इसका उलट भी हो सकता है। मेरा कोई ऐसा छात्र जिसने नीति शास्त्र की किसी भी कक्षा में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, जो एग्जामिनेशन में फेल हो गया, लेकिन सामान्य लोक व्यवहार में मैंने पाया कि वो बड़ा ही नैतिक व्यक्ति है। वो सबके साथ सम्मान से बात करता है और सभी का के साथ एक समझ विकसित करता है। उसका व्यवहार अनुशासित है, व्यवस्थित है। तो नैतिकता और नीति शास्त्र के मध्य अनिवार्य संबंध तो नहीं है, लेकिन संभाव्य संबंध अवश्य है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। आप सभी ने बचपन में गली में या अपने घर के सामने या अपनी छत पर क्रिकेट जरूर खेला होगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड में एक प्रोफेशनल के तौर पर क्रिकेट खेलने के लिए जाओ, तो आपको एक कोच की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको बताता है क्रिकेट खेलते समय आपकी नज़र कैसी होनी चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए और आपका एक्शन कैसा होना चाहिए। वो आपको भौतिकी के कुछ नियम भी बताएगा, जिसके द्वारा आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, तो मुझे कोच की आवश्यकता नहीं है। कोच की आवश्यकता है ताकि आप अपने व्यवहार को और अधिक बेहतर बना पाओ। तो ये भी बात सही है कि बिना नीति शास्त्र को पढ़े भी आप सामान्य जीवन में नैतिक हो सकते हो, लेकिन अगर आप नीति शास्त्र की परिचर्चा, इसके सिद्धांतों को समझ लो, तो काफी हद तक संभावना है कि आपकी नैतिक क्षमता कहीं अधिक परिष्कृत, कहीं अधिक विकसित हो जाएगी। और यही कारण है कि हम लोग दर्शन शास्त्र को परिष्कार विद्या, द आर्ट ऑफ रिफाइनमेंट कह करके बुलाते हैं। तो नीति शास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ने से नैतिक बनने का कोई एश्योरेंस तो नहीं है, लेकिन आप इसकी संभावना को और अधिक बढ़ा सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। तो हमने पाया कि नीति शास्त्र और नैतिकता एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलुओं के समान हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी आर द फ्लिप साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो नीति शास्त्र आप इसलिए पढ़ें ताकि सामान्य जीवन में नैतिक बनने की संभावना और अधिक बढ़ सके और अधिक स्थापित की जा सके। यदि हम सभी ने नीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया हुआ है, तो संभावना है कि तुलनात्मक रूप से हम कहीं ज्यादा नैतिक बन पाएंगे और कहीं ज्यादा अनुशासित, व्यवस्थित और संयमित समाज को स्थापित कर पाएंगे। ये थी नीति शास्त्र की व्यावहारिकता, इसकी प्रासंगिकता। अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये आता है कि नीति शास्त्र का विकास कैसे हुआ होगा, इसे किस प्रकार स्थापित किया गया होगा और इसके मूल ढांचे कैसे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये स्थापित करना चाहूंगा कि विकास और स्रोत की बात करने के लिए हम लोग मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के डेटा और सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। मानव शास्त्रियों का ये मानना है कि नीति शास्त्र जैसी विधा का आरंभ कभी न कभी उस कबीलाई परंपरा, उस ट्राइबल कल्चर से हुआ होगा, जिसमें लोग छोटे छोटे कुनबों में रहा करते थे
और उस कुनबे का जो भी अध्यक्ष होता था, जो भी मुखिया होता था, उसकी बात को ही उस कुनबे के लिए एक नियम, एक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। वो आपने वो मूवी भी देखी होगी ना, बाहुबली, जिसमें आपका राजा कहता है, मेरा वचन ही है शासन। अगर हम एक दर्शन शास्त्री के तौर पर इस कथन का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अर्थात नैतिकता का जन्म राजा के द्वारा, मुखिया के द्वारा, उसके कथन के द्वारा ही हो रहा है। कालांतर में ये पाया गया कि जो भी वचन थे जिनका पालन किया जा रहा था, उससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। चूंकि अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, तो हमने उस प्रकार के आचरण को बारंबार दोहराया, और जब बारंबार हमने उसको दोहराया, तो वो हमारी आदत में शुमार हो गया, हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन गया, और उसी को हमने नैतिक नियम के रूप में स्वीकार कर लिया। वो हमारी आदत में इस प्रकार शुमार हो गया कि हमारे बड़े, हमारे मुखिया, हमारे राजा चाहे उस बात को ना भी कहें, लेकिन अब हमने उसे कुछ इस प्रकार आत्मसात कर लिया है कि हम कालांतर में इसका पालन करना अनिवार्य मान लेते हैं, और इसी प्रकार नियामक तत्वों का जन्म होता है। ये हमारा नैतिकता का पहला ढांचा है, जिसे हम लोग नीति शास्त्र का सार्वभौमिक ढांचा या पारंपरिक ढांचा कह करके बुलाते हैं। इट इज द यूनिवर्सल, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मोरालिटी। इससे हमें कुछ फायदे होते हैं, जैसे हमें एक सामूहिक विकास की प्राप्ति होती है। चूंकि सब एक साथ रह रहे हैं, चाहे कुनबा हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, तो हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं और सबका विकास एक साथ होता है। इट इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। चूंकि हम सब साथ में होते हैं, तो ये हमें एक सुरक्षा बोध भी करवाता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ बैकअप एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। चूंकि आप दूसरे के द्वारा दिए गए नियमों या आदेशों का पालन कर रहे हो, इसलिए आपकी वैयक्तिक बौद्धिकता को उचित स्थान नहीं मिल पाता। इट लैक्स अ स्कोप फॉर योर इंडिविजुअल रिफ्लेक्सिविटी। और नंबर टू, इस सामूहिक प्रगति के चक्कर में आपकी वैयक्तिक प्रगति कभी कभी रुक जाती है या फिर धीमी पड़ जाती है। इट बार्स योर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। तो आपने देखा, इस यूनिवर्सल मॉडल के कुछ नफे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो कालांतर में हर सामाजिक सदस्य, हर बौद्धिक व्यक्ति का प्रयास होता है कि वो इस सार्वभौमिक ढांचे को तोड़कर इससे बाहर निकले, और ऐसा हर काल में, हर समाज में होता आया है। और हम लोग इस प्रकार के ढांचे से हटकर एक नवीन ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं, जिसे हम नैतिकता का बौद्धिक ढांचा, चिंतनशील ढांचा या वैयक्तिक ढांचा कहकर के बुलाते हैं। वी कॉल इट एज इंडिविजुअल, रिफ्लेक्टिव और पर्सनलिस्टिक मॉडल ऑफ एथिक्स, जहां पर हम दूसरे के बनाए हुए नियम का पालन नहीं करते, बल्कि अपने नैतिक नियम स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं और उनका पालन भी करते हैं। और ये नियम हमारी स्वयं की बौद्धिकता पर आधारित और आश्रित होता है। इससे हमें फायदा ये पहुंचता है कि हमारी वैयक्तिक बौद्धिकता को स्थान मिल रहा है, ये संतोष हमारे पास होता है, क्योंकि वो निर्णय स्वयं हमने ही लिया है। नंबर टू, इसमें हमारी इंडिविजुअल प्रोग्रेस, वैयक्तिक उन्नति बड़े ही तेज गति से होती है, त्वरित रूप से होती है। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। इसमें आपके पास सुरक्षा बोध का अभाव होता है, आपके पास बैकअप नहीं होता,
और नंबर 2, आपकी वैयक्तिक प्रगति भले ही हो गई हो, आपकी सामूहिक प्रगति कदापि नहीं हो पाती। तो ये बड़ा रुचिकर है कि हमारे पहले ढांचे यानी यूनिवर्सल मॉडल की जो खूबियां हैं, वो इंडिविजुअल मॉडल की खामियां हैं, और इंडिविजुअल मॉडल की जो खूबियां हैं, वो यूनिवर्सल मॉडल की खामियां हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। शायद आप इससे खुद को कनेक्टेड फील करो और आप इन सिद्धांतों को कहीं बेहतर रूप में समझ पाओगे। उदाहरण के लिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन संयुक्त परिवार में गुजरा होगा, जॉइंट फैमिली में गुजरा होगा, शायद रूरल एरिया में गुजरा होगा, जहाँ पे दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, मम्मी-पापा और भतीजे-भांजे सब एक साथ रहा करते थे। और उस संयुक्त परिवार, उस संयुक्त घर में आपके दादाजी या फिर आपके दादी जी के दिए गए निर्देशों का पालन करना हर कोई अपना कर्तव्य समझता था। और मेरे दादाजी मुझे ये बताया करते थे कि आपको रात के 8 बजे तक घर के अंदर आ जाना है, अर्थात अन्यथा आपको खाना नहीं मिलेगा। आपको रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, अन्यथा आपको डाँट पड़ सकती है। और हम सबको इन नियमों का पालन करना पड़ता था, क्योंकि वो दादाजी के निर्देश हुआ करते थे या फिर दादी जी के निर्देश हुआ करते थे। जब आप इन नियमों का पालन करते थे, तो आप नैतिकता के सार्वभौमिक पारंपरिक ढांचे का पालन कर रहे हो। You are abiding by the universal, traditional or the conventional model of morality. लेकिन कालांतर में हम सबको कभी न कभी इस बात की अनुभूति अवश्य हुई होगी, मैं दूसरे के बनाए नियमों का पालन क्यों करूं? मैं अपने नियमों का इस्तेमाल स्वयं क्यों ना करूं? तो शायद आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि आपको रात को 8 बजे भूख नहीं लगती, आप रात को 10 बजे खाना खाना चाहते हो और आप इस बाध्यता से बचना चाहते हो कि मैं 8 बजे ही खाना खा लूं। शायद आप रात को बहुत देर तक पढ़ना चाहते हो, 2 और 3 बजे तक, लेकिन आपको इसकी अनुमति नहीं है। शायद आप सुबह देर तक सोना चाहते हो, शायद 7 या 8 बजे तक, लेकिन आपको इसकी अनुमति नहीं है। तो आप स्वयं से बात करते हुए कहते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा या बड़ी हो जाऊँगी, जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँगे, तो हम इस पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलेंगे और हम अपने नियम स्वयं बनाएँगे। और आपने ऐसा किया भी। तो जब बड़े होकर के आप सेटल्ड हो गए, शायद आप हॉस्टल में पहुँच गए, शायद आपने अपना घर ले लिया या आप एक न्यूक्लियर अपार्टमेंट में रहने लगे, तो आप सभी कार्यों को अपने मन से करने लगे, अपने नियमों को स्वयं अपनी सुविधानुसार बनाने लगे। तो शायद आप डे शिफ्ट में काम करते हो, शायद आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, शायद आप एक्स्ट्रा आवर्स में काम करते हो, शायद आप रात भर जग के पढ़ते हो और नोट्स बनाते हो और सुबह सो जाते हो। शायद आप 8 बजे खाना नहीं खाते, 6 बजे ही खा लेते हो या रात को 11 बजे खाना खाते हो। शायद आप टेबल चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ते, क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? गौर कीजिएगा, ये आपका नैतिकता का एक तरीका है, क्योंकि आपने ये कदापि नहीं कहा कि मैं सोऊँगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा। तो मूलभूत नियम तो अभी भी वही हैं। ये आप किस तरह से इनका पालन करोगे, वो तरीका आपके वैयक्तिक ढांचे में बदल गया। So, in a way, as you shift from your joint family to your nuclear family, you are also shifting from the conventional or the universal model of morality to personal और रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ मोरालिटी। तो इस प्रकार हम अपने ढांचे को बदलते हैं। लेकिन ये भी बड़ी रुचिकर बात है कि कालांतर में हमें इस वैयक्तिक ढांचे से भी थकान होने लगती है, ऊब होने लगती है और हम चाहते हैं कि कोई हमको निर्देश दे।
हर बार अपना निर्णय हमको स्वयं ना लेना पड़े, कोई और हमारे लिए निर्णय ले ले और तब हम वापस नैतिकता के उस पारंपरिक या सार्वभौमिक ढांचे पर वापस लौटना चाहते हैं। और यही कारण है कि न्यूक्लियर अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए, अपनी मनमर्जी का पालन करते हुए भी एक दिन आप फ़ोन उठाते हो और अपने मम्मी-पापा को फ़ोन करके कहते हो, "अब आप हमारे साथ रहने आ जाओ क्योंकि अब अकेले अच्छा नहीं लगता।" अब हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे, "आप घर देर से क्यों आए? आपने खाना क्यों नहीं खाया? और आप बेड पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? आप टेबल चेयर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ रहे?" अर्थात हम चाहते हैं कि हम नियमों का पालन करें। ये मानव स्वभाव होता है। सो जे मैकेन्जी नाम के मॉरलिस्ट का ये कहना है, हम हमेशा इस कन्वेंशनल और पर्सनल मॉडल के मध्य चक्राक रूप से घूमते रहते हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है और ये बड़ा ही रुचिकर सा कथन है कि नैतिकता के ढांचे बिल्कुल फैशन के समान होते हैं। तो मेरे पिताजी अपने युवा एज में, अपनी यंग एज में बेल बॉटम की पैंट्स पहना करते थे, ट्राउज़र्स पहना करते थे, क्योंकि वो उस समय का फैशन हुआ करता था। कालांतर में हमारे पास बैगी पैंट्स आईं, पैरेलल्स आए, स्किन टाइट आए और क्या पता कल को बेल बॉटम का फैशन फिर से वापस लौट कर आ जाए। और वो चीज़ जो पुरानी हो चुकी थी, अपने नवीन स्वरूप में पुनः हमारे पास आ जाए और प्रासंगिक बन जाए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जीवन के अलग-अलग चरणों में कभी हम पारंपरिक नैतिकता का पालन करते हैं, तो कभी वैयक्तिक नैतिकता का पालन करते हैं और इन्हीं दोनों ढांचों के बीच में हम चक्राक रूप से घूमते रहते हैं। वी कीप ऑन मूविंग और सर्कुलेटिंग इन बिटवीन दीज़ टू मॉडल्स ऑफ एथिक्स। तो ये तो हो गई नैतिकता के मूल ढांचों की बात। अब अगर ये प्रश्न किया जाए कि इन दोनों ढांचों में से बेहतर ढांचा कौन-सा है, तो दर्शन शास्त्री इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो इस निर्णय को आपके ऊपर छोड़ देता है। और अगर हम लोग उत्तर आधुनिक काल की नैतिकता की बात करें, तो यहाँ पर नैतिकता के एक और ढांचे को भी स्वीकार किया जाता है, जिसको हम नीति शास्त्र का सापेक्षवादी ढांचा कह कर के बुलाते हैं। It is also known as the relativistic or the contextual model of ethics, जहां पर यह कहा जाता है कि नैतिकता तो हर जगह समान होगी, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग पृष्ठभूमि में अलग-अलग हो सकती है। तो अगर आप लखनऊ में हो, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम दूसरे को आदाब करके या दूसरे को नमस्कार करके अभिवादन करते हैं। अगर आप दिल्ली में हो, तो शायद हम एक-दूसरे के साथ शेक हैंड करके अभिवादन करेंगे और अगर आप न्यूयॉर्क में हो और कोरोना काल चल रहा है, तो हम लोग एक-दूसरे को दूर से ही हाथ हिला लेंगे। और अगर आप मेरे गृह जनपद में हो, जो एक छोटा-सा गाँव है, तो वहाँ पर हम चरण स्पर्श या प्रणाम करके एक-दूसरे या बड़ों का अभिवादन करेंगे। इनमें से कौन-सा तरीका सही है और कौन-सा तरीका गलत? वास्तव में इनमें से ना तो कोई सही है, ना ही कोई गलत है। ये हमारी परवरिश, हमारे संदर्भ, हमारी पृष्ठभूमि से द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे के साथ शेक हैंड करने वाला या दूसरे के साथ दूर से ही हेलो करने वाला बहुत अनैतिक होगा, ये भी ज़रूरी नहीं और दूसरे का चरण स्पर्श करने वाला बड़ा नैतिक होगा, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन इसका उलट भी नहीं है। दूसरे के साथ शेक हैंड करने वाला बहुत ही आधुनिक रूप से नैतिक होगा और दूसरे का चरण स्पर्श करने वाला रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और पुरातनपंथी होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये हमारे संदर्भों के द्वारा निर्धारित होता है और उन संदर्भों में उचित भी होता है।
पहले हमने देखा हम एक दूसरे के गले लगा करते थे त्योहारों पे, लेकिन जब से कोरोना काल आया, हमने मास्क पहनना शुरू कर दिया, हमने ऑनलाइन मिलना शुरू कर दिया और हमने दूर से ही नमस्कार करना शुरू कर दिया। क्या ये गलत है या ये सही है? वास्तव में ये गलत और सही दोनों में से कुछ नहीं है, ये एक सापेक्षवादी कथन है। इट्स अ रिलेटिविस्टिक स्टेटमेंट। जैसी परिस्थितियां होंगी, उसके अनुसार हम लोग व्यवहार करेंगे। And then Mackenzie says you cannot use the same yardstick for all the people at all the time. यानी आप एक ही मापक का हर व्यक्ति के लिए हर काल में इस्तेमाल नहीं कर सकते और शायद यही कारण है नैतिकता की परिभाषा, इसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग काल, अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग प्रकार से की जाती है। तो लखनऊ में वो नैतिक आचरण कुछ अलग प्रकार से अभिव्यक्त होगा, हैदराबाद में कुछ अलग प्रकार से होगा, असम में कुछ अलग प्रकार से होगा और कश्मीर में किसी अन्य प्रकार से होगा। चेन्नई किसी अन्य प्रकार से नैतिक व्यवहार का अभिव्यक्ति करेगी, महाराष्ट्र किसी अन्य प्रकार से करेगा और गुजरात किसी अन्य प्रकार से करेगा। इनमें से कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने संदर्भ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार आचरण कर रहा है। तो हम केवल एक लिटमस पेपर टेस्ट हर किसी के लिए हर वक्त में नहीं बना सकते, ऐसा नीति शास्त्रियों का मानना है। ये गौरतलब बात है और इसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि नीति शास्त्र और धर्म का अत्यंत निकट का संबंध है। वास्तव में जब शुरुआत में मैंने एथिका और मोरैस के द्वारा नीति शास्त्र की उत्पत्ति की चर्चा की, तो वहां पर उसी संदर्भ में मैं एक बात को और जोड़ना चाहूंगा। जिसे आप धर्म या रिलीजन कहकर के बुलाते हैं, इसकी उत्पत्ति का तत्व भी रिलीजियो या फिर रेलिगारे या फिर रेलिगेयर होता है। और आपको ये जानना रुचिकर लगेगा कि इस रिलीजियो या रेलिगारे या रेलिगेयर, आप जिस भी नाम से इसको बुलाओ, ये भी ग्रीक और लैटिन टर्म है और इसका अभिप्राय भी वही होता है जो एथिका और मोरैस का होता है। एक ऐसा पदार्थ जो चीजों को चिपका कर रखे, एक ऐसी रस्सी जो चीजों को बांध कर रखे। तो चाहे धर्म हो या फिर नैतिकता, ये दोनों समाज को बांधने, संयमित, अनुशासित और व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि जब हम नैतिकता के नियम को खोजते खोजते इसके मूल स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो अधिकाधिक उद्धरणों में हम धर्म तक पहुंच जाते हैं। तो जब मैं मूलतः आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आपको कैसे पता चला कि झूठ बोलना पाप है, आपको कैसे पता चला कि सदा सत्य बोलो, तो पहले तो आप कहते हो कि हमारे दादा दादी ने बताया, फिर आप कहते हो हमारे दादा दादी को उनके दादा दादी ने बताया, लेकिन अंततोगत्वा आप कहते हो सदा सत्य इसलिए बोलो और झूठ इसलिए मत बोलो क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो तोरा हो, चाहे वो जिंद अविस्ता हो, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो बाइबल हो। तो प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ भी नीति शास्त्र की ही चर्चा कर रहा है और प्रत्येक नीति नैतिक कथन में आंशिक रूप से धर्म की छवि भी हम खोज सकते हैं। तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म वगैरह वगैरह जितने भी धर्म हैं, सब में नैतिकता के अंश पाए जाएंगे। यहां पर मैं एक उदाहरण देना बहुत ही रुचिकर मानूंगा। जब इमैनुअल कांट कहते हैं, I do not know whether God exists or not, but the idea of God must exist so that morality may prevail in the society. हिंदी में इसका भावानुवाद होगा, मुझे सच में नहीं पता कि ईश्वर नामक कोई सत्ता है अथवा नहीं, किंतु ईश्वर का विचार बना रहना चाहिए ताकि हमारा समाज
नैतिक बना रहे। तो आपकी नैतिकता आपके अंतःकरण से भी आ सकती है या आपकी नैतिकता ईश्वर के स्वीकार्यता से भी आ सकती है, लेकिन नैतिकता आनी चाहिए ताकि हमारा समाज व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो ये हमारी परिचर्चा का पहला खंड था। अब हम लोग दूसरे खंड पे आते हैं, जहां पर हम लोग नैतिकता के अनेकानेक सिद्धांतों की परिचर्चा करेंगे। कोई भी कार्य भला किस प्रकार अच्छा या बुरा कहा जाता है। हम अपनी मर्जी से तो किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा कह नहीं सकते। और हमने ये भी देखा है कि अलग-अलग संदर्भों में भी लोग एक खास प्रकार के कार्य को अच्छा और एक खास प्रकार के कार्य को बुरा कहते हैं। ईमानदारी को सदैव से शुभ आचरण माना गया, चोरी करने को सदैव से एक अशुभ आचरण के रूप में स्वीकार किया गया। चाहे वो कोई भी पृष्ठभूमि, कोई भी संदर्भ, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज क्यों ना हो। किसी को मारना एक बुरा कार्य है, ये हर संदर्भ में माना जाता है। मर्डर इज बैड, इट शुड बी कैपिटली पनिश्ड। दूसरे की मदद करना, चैरिटी करना, दान करना या ज़कात करना अच्छी बात है, ये हर पृष्ठभूमि में स्वीकार किया गया। तो इस शुभ और अशुभ के मध्य विभेद का मापदंड क्या होगा, वो लिटमस पेपर टेस्ट क्या होगा जिसके आधार पर हम कुछ खास प्रकार के आचरणों को शुभ और कुछ खास प्रकार के आचरणों को अशुभ कह करके बुलाते हैं। नीति शास्त्र और दार्शनिकों ने इसके बारे में बड़ी ही विस्तृत परिचर्चा की है और अगर हम लोग मोटे-मोटे तौर पर बोलें तो यहाँ पर 4 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं और इन 4 सिद्धांतों को हर नीति शास्त्र के छात्र को भली-भांति समझना ही पड़ेगा। मैं इनकी संक्षिप्त में परिचर्चा करना चाहूँगा और इसके लिए सबसे पहले मैं इन 4 सिद्धांतों से आपको परिचित कराने का प्रयास करता हूँ। पहला सिद्धांत जिसको हम वर्च्यू एथिक्स कहते हैं, जो कि अरस्तु के द्वारा उनकी पहले नीति शास्त्र के स्थापित ग्रंथ नाइकोमेकियन एथिक्स में प्राप्त होता है। यहाँ पर अरस्तु का मानना है और वो सुकरात और प्लेटो से प्रभावित हैं, जैसा कि आप जानते हो, तो प्रभावित भी हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, खंडन भी कर रहे हैं और मंडन भी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये बात तो सही है कि हमारे अंदर 2 अलग-अलग प्रकार के सद्गुण पाए जाते हैं। पहला बौद्धिक सद्गुण, जिसको हम लोग विद्वता या फिर विज़डम कह कर के बुलाते हैं और दूसरा जिसको हम लोग संवेगात्मक सद्गुण कह कर के बुलाते हैं, इमोशनल वर्च्यूज़ कह कर के बुलाते हैं और इसमें हमारे पास शौर्यता, करेज, संतोष, टेम्परेंस, प्रेम, लव, बंधुत्व, फ्रेंडशिप, उदारता, काइंडनेस आ जाती है। साथ में वो न्याय यानी जस्टिस की भी बात करते हैं। अरस्तु का कहना है कि जितने भी संवेगात्मक मूल्य होते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अपने स्थान से हिलते रहते हैं। अर्थात अगर मुझे उदार बनना है, तो मैं भला कितना उदार बनूं? क्या मैं अपनी पॉकेट के सारे पैसे दे दूं? अगर मैं ऐसा करूंगा, तो मैं उदार नहीं मूर्ख कहा जाऊंगा। क्या मैं अपने वॉलेट से एक भी पैसा किसी को ना दूं? तो मैं यहाँ भी उदार नहीं मूर्ख कहा जाऊंगा। और अगर मैं किसी को दान करूं भी, तो कितना दान करना चाहिए? ये फ्लक्चुएट करेगा। मैं प्रेम करूं, तो मैं कितना ज़्यादा प्रेम करूं? क्या मैं इतना प्रेम करूं कि अगला व्यक्ति सफोकेट हो जाए और मेरे प्रेम को प्रेम नहीं बल्कि डोमिनेंस समझे? क्या मैं इतना कम प्रेम करूं कि अगला व्यक्ति खुद को इग्नोर्ड फील करे? ये भी उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि असल में अपने अतिरेक पे पहुंच जाता है, तो वो अवगुण बन जाता है और जब भी वो मध्यावस्था या साम्यावस्था में रहता है, तो वही सद्गुण बन जाता है। तो अगर आप बैलेंस में करेंगे, तो लव हो, काइंडनेस हो, जस्टिस हो, फ्रेंडशिप हो, करेज हो, टेम्परेंस हो, ये सभी सद्गुण हैं और अपने अतिरेक पे पहुंचने पर यही सद्गुण
अवगुण बन जाते हैं, हमारी खूबी ही हमारी खामी बन जाती है। अगले स्टेज पे अरस्तू से उनके आलोचक पूछते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमने साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया? तो अरस्तू कहते हैं, ये हमारा बौद्धिक सद्गुण अर्थात विज़डम निर्धारित करेगा, क्योंकि बौद्धिक सद्गुण ही एकमात्र ऐसा सद्गुण है जो कभी फ्लक्चुएट नहीं करता, कभी अतिरेक पर नहीं पहुंचता। और इसे हमने अरस्तू के स्वर्णिम माध्य के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। इसे हमने थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन कह करके बुलाया। अगर आपको याद हो, भारतीय संदर्भ में भी ये बात कही गई है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज का अतिरेक बुरा होता है। आपने वो दोहा भी सुना होगा ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसी प्रकार के अतिरेक का निषेध और साम्यावस्था की स्थापना का प्रयास अरस्तु के वर्च्यू एथिक्स सद्गुणों के नीति शास्त्र में किया गया है। इसके पश्चात दूसरा नीति शास्त्र का सिद्धांत या मापदंड, जिसको हम लोग परिणाम मूलक नीति शास्त्र या सद्गुणों का नीति शास्त्र कहकर बुलाते हैं। इस प्रकार के नीति शास्त्र की स्थापना भी तकरीबन उसी समय में हुई जिस समय अरस्तु ने अपने सद्गुणों के नीति शास्त्र को स्थापित किया। और इसकी स्थापना का श्रेय सबसे पहले अरिस्टिप्पस नाम के एक कम जाने वाले चिंतक ने की। ही इज अ लेसर नोन फिलोसफर बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो उन्होंने कहा, किसी भी नैतिक आचरण का उद्देश्य एक ही होता है और वो है प्रसन्नता, यूडेमोनिया। और प्रत्येक कार्य हम लोग प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। उस समय तो ये सिद्धांत अत्यंत प्रचलित नहीं हो पाया, लेकिन कालांतर में अर्थात आधुनिक काल में जेरेमी बेंथम नाम के दार्शनिक ने इस सिद्धांत का पुनरुत्थान किया और इसे सुखवाद या हिडोनिज्म के रूप में दोबारा से स्थापित किया। जेरेमी बेंथम ने कहा कि प्रत्येक कार्य इसलिए नैतिक होता है क्योंकि वो सुख का उत्पादक होता है, और अनैतिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सुख का निषेध करता है या दुख को उत्पन्न करता है। चूंकि बेंथम एक मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने इस प्रकार सुख का आकलन करने के लिए एक मापक तत्व का जन्म भी दिया, जिसको उन्होंने हीडोनिस्टिक कैलकुलस कह करके बुलाया। और उसमें उन्होंने अनेकानेक पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया, जैसे सर्टेनिटी, प्योरिटी, प्रॉक्सिमिटी, फेकंडिटी, ओरिजिनलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन। उन्होंने कहा ये मापक तत्व हैं जिनके आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हो कि कौन सा आचरण अधिकाधिक सुख उत्पन्न करेगा, और आपको उसी का चयन करना चाहिए क्योंकि वही नैतिक होता है। इस सिद्धांत को कहीं अधिक परिष्कृत किया इसी परिणाम मूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत आने वाले एक नए दार्शनिक ने, जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने बेंथम के सुखवाद का परिष्कार किया और इस वजह से मिल के सिद्धांत को हम लोग परिष्कृत सुखवाद या फिर उपयोगितावाद के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबका सुख एक समान होता तो एक सुकरात और एक सुअर एक समान होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका कथन है, बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। अर्थात एक संतुष्ट और सुखी सुअर होने की तुलना में मैं एक असंतुष्ट और दुखी सुकरात होना पसंद करूंगा, क्योंकि सुख की मात्रा अनेकानेक श्रेणियों में परिवर्तित हो जाती है। अब मुझे ब्लैक कॉफी पीना पसंद है और मेरे छोटे से बच्चे को टॉफी खाना पसंद है, तो हम दोनों के लिए सुख का मापदंड अलग अलग हो गया। उसे लुका छिपी खेलना पसंद है और मुझे फिलहाल चेस खेलना पसंद है। तो हमने पाया मिल का यह कथन भी है, फॉर सम पुष्पिन इज बेटर देन अ प्ले, यानी बच्चे के लिए पुष्पिन यानी आंख मिचौली का खेल सुखद है, बड़े के लिए एक नाटक देखना, एक कथा सुनना कहीं ज्यादा सुखद सुखद है।
तो सुख मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक रूप से भी अलग होता है, यह हमको ध्यान रखना होगा। तो हम सुखवादी आंकलन उस प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार बेंथम हमको बताते हैं। तो नैतिक क्या है? वो कार्य जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे, वो नैतिक कहा जाएगा। अर्थात कार्य की शुभता उसकी अधिकाधिक लोगों के लिए उपयोगिता पर आधारित होती है, और इसी वजह से इस सिद्धांत को उपयोगितावाद के रूप में भी जाना गया। इसके बाद आने वाले सिद्धांत को हम लोग कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कह करके बुलाते हैं। इसकी स्थापना इमैनुअल कांट नाम के आधुनिक पाश्चात्य चिंतक ने की, और इसकी चर्चा उनकी पुस्तकों ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में मिलती है। इसका प्रासंगिक पक्ष उनकी एक और पुस्तक परपेचुअल पीस में हमको प्राप्त होती है। इमैनुअल कांट का कहना है कि हमारा संकल्प दो प्रकार का होता है, पवित्र संकल्प और शुभ संकल्प। पवित्र संकल्प या होली विल वो होती है जो डिवाइन नेचर की होती है और शायद हमारे धर्म से प्राप्त होती है। लेकिन शुभ संकल्प वो होता है जो हमारे अंतर मनस से उत्पन्न होता है और इसका कोई और स्रोत नहीं होता। ये शुभ संकल्प हमको बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या हमारा कर्तव्य है। वो कहते हैं, गुड विल इज द ओनली ज्यूल दैट शाइन्स बाय इट्स ओन लाइट। और इसके अनुसार हम जो कर्तव्य करते हैं वो होता है कर्तव्य के लिए किया गया कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। तो वो कहते हैं नैतिक कार्य वो नहीं होता जो सुख या परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए। नैतिक कार्य वो होता है जो कर्तव्य बोध के साथ और कर्तव्य पालन के लिए किया जाए, जिसे उन्होंने ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक कहकर बुलाया। ये अत्यंत ही कठिन सिद्धांत लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत है। आप इसकी तुलना भागवत गीता के निष्काम कर्म और पुरुषार्थ के सिद्धांत के साथ भी कर सकते हैं। इस परंपरा में हमने सद्गुणों के नीति शास्त्र अरस्तु के, परिणाम मूलक नीति शास्त्र अरिस्टिपस, बेंथम और मिल के, और कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र यानी कि इमैनुअल कांट के सिद्धांत को देखा, हालांकि संक्षिप्त रूप में देखा। और इस परंपरा में हमने पाया कि परिणाम मूलक नीति शास्त्र और कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि परिणाम मूलक नीति शास्त्र जो सुखवाद का समर्थन कर रहा है वो कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि साध्य के द्वारा साधन निर्धारित होते हैं। इट इज द एंड विच जस्टिफाइज द मीन्स। लेकिन इमैनुअल कांट कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र में कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे साधन हमारे साध्य को निर्धारित करते हैं। इट इज द मीन्स विच जस्टिफाइज द एंड। तो इस विरोध को ध्यान में रखते हुए हम अंतिम सिद्धांत पे पहुंचते हैं जिसे सैमुअल एलेक्जेंडर और जोसेफ बटलर जैसे लोग देते हैं। और जब ये इस सिद्धांत को अंतः प्रज्ञा मूलक नीति शास्त्र इंट्यूशनलिस्टिक एथिक्स कहते हैं, जहां पे वो स्वविवेक या फिर अंतरात्मा की आवाज को प्रमुखता देते हैं और वो कहते हैं कोई भी कार्य अच्छा है या बुरा है, शुभ है या अशुभ है, नैतिक है या अनैतिक है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बता देती है। हालांकि आप इसे स्वीकार करें या ना करें, आप इस आवाज को सुने या अनसुना कर दें, बट दिस इज द लिटमस पेपर टेस्ट जो निश्चित रूप से आपको बता देगी कि आपका कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक। स्वाभाविक रूप से यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से धार्मिक सिद्धांत प्रतीत होता है। और इस प्रकार से हमारे पास चार सिद्धांत आते हैं: वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स और इंट्यूशनलिस्टिक एथिक्स। हम पाते हैं कि अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग सिद्धांत और इसमें दिए गए अलग अलग मापदंडों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की परिचर्चा। आशा है कि आपको ये परिचर्चा रुचिकर लगी होगी और समझ में आई होगी। दर्शन शास्त्र अपने मूल स्वभाव अर्थात परिष्कार विद्या के अनुसार इन नैतिक नियमों का विश्लेषण करता है, इसके खूबियों और खामियों को समझता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने श्रोता अपने पाठकों के ऊपर छोड़ देता है कि आप इनमें से किस सिद्धांत को क्यों और कैसे स्वीकार करते हो।
तो आज की परिचर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।